नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग जो है अभी तक जो भी कुछ पढ़े हैं वो मैथ का एक तरीके से बेसिक है, आधार है। और हम लोग जो है आज इसी कड़ी में जो है हम लोग संख्याओं के बारे में समझेंगे, अंक के बारे में समझेंगे, जो गणित की मूलभूत सिद्धांत हैं हम लोग उनको समझेंगे। फिर आगे हम धीरे धीरे जो है और गहराई में हम आपको ले चलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं जो कल होमवर्क दिया था पहले उसको पूरा करता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जो पहला प्रश्न था वो कुछ इस तरीके से था, 1 + 1 अपान 1 + 1 अपान 1 + 1/2, कुछ ऐसा ही था ना। 1 + 1 अपान 1 + 1 अपान, चलिए यही सॉल्व करिए, यही क्या करना है जो ये लिखा है। देखिए इस प्लस को आप यहाँ करिए। कुछ ऐसा सवाल था जो मैंने जो है पिछली क्लास में दिया था। तो मैंने बताया था कि इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले क्या कर, हम लोग नीचे से ऊपर बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 × 1 = 2, इसको जोड़ देंगे, 2 × 1 = 2, 3/2, यानी कि ये कितना सॉल्व करने पर आ गया, इसका मान कितना आ गया, 3/2। अब देखिए ये लिखा क्या है, अगर हम इसकी बात करें, इसको सॉल्व कर लिए 3/2, यानी कि 1/3/2, तो ये कितना होगा, 2/3 हो जाएगा ना। अब देखिए इसके आगे 1+ लिखा गया है, तो अगर हम इस पूरे की बात करें तो ये 1 + 2/3 लिखा गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको करेंगे तो 3 × 1 = 3, 2 5/3 हो गया, ठीक। यानी कि अब ये हमारा पूरा नीचे वाला ये पूरा सॉल्व करने पर कितना आया, 5/3। अब ये 1/5/3 लिखा है, ऐसा कुछ लिखा गया है ना पूरा, देखिए उसमें तो ये लिखा गया है, तो ये कितना होगा, इसको हम इस बिंदु को हम लोग उलट देंगे, यानी कि 3/5। यानी कि हम लोग जब ये पूरा सॉल्व कर लिए तो ये पूरा ये कितना आया, 3/5। अब 1 में उठा के जोड़ दीजिए, यानी कि 1 + 3/5 था, यानी कि 5 × 1 = 5, 3 8/5, ये हमारा आंसर हो गया। यही सिंपल सा सवाल मैंने दिया था पिछले टर्न पर। एक और था, वो कुछ इस तरीके से था, 5 - 3, फिर बड़े कोष्ठक में है 2 - मझले कोष्ठक में है 5 - उसके बाद 6 - 7 × 2 है। फिर इसके बाद यहाँ पे मझला कोष्ठक बंद। यहाँ पे ये हमारा सवाल था जो मैं दूसरा होमवर्क दिया था, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि सबसे पहले किस ब्रैकेट को तोड़ना चाहिए। तो मैंने बताया था छोटा कोष्ठक सबसे पहले हम लोग तोड़ेंगे। तो इसको देखिए 6 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा। जब भी दो राशियों को हम घटाते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि कौन बड़ा है। इसमें तो 7 जाहिर सी बात है बड़ा है। 7 का चिन्ह क्या है, 7 निगेटिव है, 6 पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 - 7 कितना आएगा, -1 आएगा। एक माइनस पहले से है, -1 अंदर हो गया। तो अगर इसका जब गुणा होगा इसमें तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस ना, प्लस, और ये 2 इधर से है, यानी कि इस इतने के पूरे के स्थान पे कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए बचेगा क्या, मझले कोष्ठक में 5, यहाँ पर ये +2 हो जाएगा, यानी कि ये 7 हो गया। पूरा हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर लिए, यहाँ तक मान कितना आया, 7। यहाँ से देखिए ये 6 में से 7 घटाएंगे तो -1, माइनस का गुणा प्लस, और 2 यहाँ से है, 5 × 2 ये 7 हो गया। अब देखिए अब इसको जब करेंगे तो बड़े कोष्ठक के अंदर क्या होगा, 2 - 7 ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, अंदर प्लस है, माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, 2 - 7 हो गया। आगे क्या है, 5 - 3। अब देखिए 2 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, -5 ना, ये -5 हो गया, ये -3 है और ये 5 है। देखिए -3 का गुणा -5 में +15 हो जाएगा, और यहाँ पे
यानी कि 5 पहले से है प्लस 15 बाद में हो जाएगा, यानी कि इसका मान कितना आएगा 20 आएगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि हमेशा जो होता है प्लस प्लस का गुणा अगर हम करते हैं तो प्लस का गुणा जब प्लस में करते हैं तो वो प्लस ही मिलता है, जब प्लस का गुणा हम लोग माइनस में करते हैं तो हमको माइनस मिलता है, माइनस का गुणा जब भी हम लोग माइनस में करते हैं तो ये हमको प्लस मिलता है, और माइनस का गुणा जब भी प्लस में करते हैं तो हमको माइनस ही मिलता है। तो यही है, जो चिन्हों का गुणा होता है तो कुछ इस तरीके से होता है। अंक अंक का गुणा तो आप लोग जानते ही हैं, यही चिन्हों का गुणा यहाँ पे अप्लाई किया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक तरीके से समझिए कि -2 है, -2 का जब -1 में होगा तो कितना में आया था 2 आया था, ठीक। तो यहाँ पे भी देखिए अंदर जो है 5 2 7 बना था, जब इस माइनस चिन्ह का यहाँ पे प्लस चिन्ह के साथ गुणा हुआ तो वो प्लस बन गया था ना। तो वही है, ये पूरा सवाल था। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, ये तो होमवर्क था, उसको मैंने बता दिया। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो संख्या के विषय में बात करने वाले हैं। मेरा ये विश्वास है कि संख्या के बारे में आज मैं जो बताऊंगा हो सकता है कि बहुतों को पता है, और पता हो तो था, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको जो है उसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं होगी। संख्या को जानने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, जिसको हम लोग नंबर बोलते हैं, या आखिर संख्या होती क्या है। अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या जो है वो पहली बात तो ये अंकों से मिलकर बनी होती है, अंकों से मिलकर बनी होती है। अब ये प्रश्न उठता है कि ये अंक क्या होते हैं, तो अंक कुल मिला के 10 अंक हैं। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यही 10, ये 10 क्या हैं? अंक हैं। इन्हीं अंकों की सहायता से हम लोग क्या लिखते हैं? संख्या लिखते हैं, ठीक ना। ये क्लियर हुआ। अब देखिए संख्या की अगर हम लोग बात करें तो संख्याएं दो तरीके से हम लोग संख्या को वर्गीकृत कर सकते हैं। एक है काल्पनिक संख्या और एक है वास्तविक संख्या। अगर काल्पनिक संख्या की बात करें तो ये ऐसी संख्याएं हैं जो अस्तित्व में नहीं हैं, तो फिर हम पढ़ते क्यों हैं? जैसे मैं ये कहूँ √-2, हम लोग √2 हम लोग पढ़े हैं, लेकिन √-2 नहीं पढ़े हैं ना। तो इस तरीके की संख्याओं को हम लोग जैसे √4 हो गया, √4 नहीं, √5 हो गया, ये सभी कैसी संख्याएं हैं? ये सभी √-5, ये सभी कैसी संख्याएं? ये सभी काल्पनिक संख्याएं हैं, ठीक। ये याद किए रहिए। इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अब अगर हम लोग बात करें वास्तविक संख्याओं की, इनको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। जो रियल नंबर होती हैं ये वास्तव में होती हैं, और इनको जो है हम लोग संख्या रेखा पर, वास्तविक संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। लेकिन जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं इनको जो है हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते। अभी संख्या रेखा क्या होती है मैं ये भी बताऊंगा। संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हम लोग ना, इसी वजह से इनको काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। और इसके उदाहरण में मैंने बताया कि जैसे √-2 है, √-5 है। अगर रियल नंबर की बात करें इनको हम लोग वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्याएं कही जाती है हिंदी में। ये इनको क्या होता है कि इनको हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अभी अगर इसके उदाहरण की बात करें तो 1, -1, 2, 0, √2, 2, ये सभी क्या हैं? वास्तविक संख्याएँ हैं। अब हम लोग जो वास्तविक संख्याएँ हैं इनको हम लोग जो है
इनको हम लोग पुनः जो है दो भागों में बांट सकते हैं। वास्तविक संख्याओं में पहला है अपरिमेय या परिमेय, कह लीजिए, जो भी है उससे मतलब नहीं है, पढ़ना सभी है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। अब ये क्या है? अगर हम लोग परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या के विषय में कहा जाता है, इसको पहली बात तो ये रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर है और इसको इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर कहते हैं, ये जानते रहिए आप लोग। ठीक। अब प्रश्न उठता है कि वास्तविक संख्याओं में किसे हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे तथा किसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो इसका जो एक लाइन में हम लोग जो इसकी परिभाषा जानते हैं अभी तक, कि ऐसी संख्याएं जिनको जो है p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके तथा जहां पर जो है q जो है वो 0 के बराबर ना हो। ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन है। प्रश्न यही, ये मतलब कि इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि p/q के रूप में लिखा जा सके। और अपरिमेय संख्या के विषय में कहा जाता है कि इसको p/q के रूप में ना लिखा गया हो, या ऐसा कह दीजिए कि जो परिमेय नहीं है वो संख्याएं कैसी हैं, वो अपरिमेय हैं। ये तो सभी जानते हैं, तो इसमें और विशेष जानने वाली बात क्या है? इसमें जो सबसे विशेष जानने वाली बात है कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, कि ये जो है करणीगत राशियां होती हैं। जैसे मैं कहूँ √2, √3, या कुछ इस तरीके से। देखिए, जैसे अगर ये इनका हम लोग अगर दशमलव में एक्सपेंशन भी देखेंगे ना, तो इनमें कोई विशेष आर्डर नहीं मिलता। जैसे 01, 001, 0001, 0001, ऐसे जो है ये बढ़ती जाती हैं। ठीक। अभी जब हम लोग परिमेय संख्याओं की बात करेंगे तो उनमें जो है शांत होती हैं एक, अभी मैं इसमें जो है अभी विस्तार से बता रहा हूँ, लेकिन इसमें जो जैसे परिमेय संख्याओं अपरिमेय संख्याओं में क्या है कि इसमें करणीगत राशियाँ होती हैं, और जब हम इनका विस्तार करते हैं, जो इनमें जो है इनका जो दशमलव में विस्तार आता है, इसमें जो है रेपिटेशन जो है वो अलग ढंग से होता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग ये नहीं कह सकते कि यही 2 डिजिट बराबर रिपीट हो रही हैं, इनमें ऐसा नहीं है। ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बात थी जानने वाली। अब हम लोग परिमेय संख्याओं की बात करते हैं। मैं मिटा रहा हूँ इसको। एक पहले हम लोग जो है आउटलाइन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग परिमेय संख्याओं में प्रमुख रूप से जो है हम लोग शांत दशमलव की बात करेंगे, अशांत दशमलव की बात करेंगे, आवर्ती, अनावर्ती, ये सभी हम लोग डिटेल्ड में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग इसका संख्याओं का कैटेगराइजेशन पढ़ रहे हैं। हम लोग परिमेय संख्या पे थे ना। मैंने ये बताया कि परिमेय संख्या में जो है क्या होती हैं कि इनको जो है p/q के रूप में लिखा जा सके तथा q जो है वो 0 ना हो। अब अगर इसके उदाहरण की मैं बात करूं तो 1, 2, -1, 0, 4/3, 22/7, ये सभी क्या हैं? ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। अगर हम परिमेय संख्याओं की बात करें कि परिमेय संख्याओं में और क्या क्या है, जैसे परिमेय संख्याओं का अगर कैटेगराइजेशन करें तो परिमेय संख्याओं में सबसे पहले तो इसमें जो है ऋण पूर्णांक होगा, उदासीन पूर्णांक होगा, उसके बाद धन पूर्णांक भी होगा। अगर इसके इंग्लिश की बात करें तो ये पॉजिटिव इंटीजर, ये
ये जो है निगेटिव इंटीजर है, इसको जनरली उदासीन पूर्णांक को हम लोग 0 कहते हैं। ठीक, अब देखिए अगर परिमेय संख्याओं की बात करें तो परिमेय संख्याओं में मुख्यतः जो है जो भी संख्याएं लिखी गई होंगी या तो वो ऋण पूर्णांक में होंगी या उदासीन पूर्णांक में होंगी या धन पूर्णांक में होंगी। ऋण पूर्णांक में हमको पता ही है कि हम लोगों को पता है, मुझको तो पता ही है, -1 -2 -3 ऐसे करते हुए एंड सो ऑन तक, इसमें केवल 0 ही शामिल है। और पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे एंड सो ऑन तक। अब देखिए जो यही धन पूर्णांक है इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। या इसी को हम लोग गिनती की संख्या बोलते हैं। और अगर इसी नेचुरल नंबर में हम लोग 0 को भी शामिल कर लें तो ये क्या हो जाता है? ये हमारा होल नंबर हो जाता है ना। होल नंबर हो जाता है, यानी कि क्या होता जाता है, इसी को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब देखिए हम लोग उल्टा चलते हैं, जैसे ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ये नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है। और अगर यह इसी में हम लोग 0 को भी शामिल कर लें तो यह कैसी संख्या है? तब ये हो जाएगा होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या ना। और अगर जो है इसी में जैसे ये है 0 1 2 3 है, इसी में अगर हम लोग माइनस को भी शामिल कर लें तो ये हमारा क्या बन जाता है? यही हमारा जो है ये पूर्णांक बन जाता है। ठीक, और अगर इन्हीं पूर्णांकों में जो है हम इन्हीं पूर्णांकों को अगर जो है भिन्न रूप में लिख दिया जाए, जैसे इन्हीं पूर्णांकों का मतलब ये है कि जैसे किन्हीं दो पूर्णांकों के बीच जैसे अगर 0 से 1 है तो इसमें जो है असंख्य बिंदु पाए जाएंगे या इनके बीच में भी असंख्य संख्याएं पाई जाएंगी। अगर हम लोग उनको लिखने लगें तो वही हमारा क्या हो जाता है? उन सबको मिला के परिमेय संख्या बन जाता है। और अगर इसी में हम लोग करणीगत राशियों को भी शामिल कर दें तो वो हमारा वास्तविक संख्या बन जाता है। जैसे मैं संख्या रेखा पर दिखा रहा हूं आपको, संख्या रेखा से हम लोग अगर संख्याओं को समझेंगे तो बहुत आसानी से जो है हम लोग समझ पाएंगे। संख्या, पहली बात तो संख्या क्या है? संख्या रेखा क्या है? संख्या तो हम लोग जानते ही हैं। अगर मैं कहूं कि ये कोई जो है लाइन हो गई, इसका मिड पॉइंट ये 0 है और इधर जो है वो धनात्मक संख्याएं लिखी गई हैं, और इसी तरीके से सेम डिस्टेंस पर यहाँ पर जो यहाँ पर भी है इसके बाएं तरफ। अब देखिए अगर हम लोग प्राकृतिक संख्याओं की बात करेंगे तो संख्या रेखा पर जो है 1 से जो है जैसे जैसे 1 के हम लोग दाहिनी तरफ बढ़ते जाएंगे तब हमको जो संख्याएं मिलेंगी वो कैसी संख्याएं होंगी? वो नेचुरल नंबर होंगी या गिनती की संख्याएं होंगी। ठीक, अगर इसी में हम लोग 0 को भी शामिल कर लें तो ये कैसी संख्याएं हो जाएंगी? होल नंबर हो जाएंगे, यानी कि पूर्ण संख्या हो जाएगी। और अगर यहां से जो है इस पूरे को शामिल कर लिया जाए, केवल पूर्णांक यानी 0 1 2 3 4, तो ये सभी क्या हो जाएंगी? ये सभी इंटीजर हो जाएंगी।
और देखिए अगर मैं कहूँ जैसे 1/2, तो 1/2 कहाँ होगा, जैसा कि ये दिख रहा है कि अगर इसको हम लोग दशमलव में बदलेंगे तो ये 0.5 आएगा ना। तो 0.5 किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा ना। तो अगर हम लोग इसमें दर्शाना चाहें तो 0.5 कहाँ होगा, इसके आधे याद होगा ना। यानी कि अगर हम 0 से 1 वाले खाने में अगर हम लोग 2 भाग करेंगे तो यही हमारा 0.5 होगा। तो ये यानी कि इसमें परिमेय संख्याएं भी आ गई। जैसे मैं कहूँ कि -3/4, इसको अगर व्यक्त करना हुआ संख्या रेखा पर तो इसको क्या लिखा जा सकता है, माइनस तो रहने दीजिए। अगर हम इसमें भाग लगाएं तो ये भी पहली बात तो ये 1 से कम है ना, ये 1 से कम है, देखने में ही पता लगता है। अगर हम इसमें भाग लगाएंगे तो ये 0.4 से 28, 2 30, 4 25 यानी 0.75। यानी कि अगर हम लोग जो है 0 से 1 के बीच में अगर हम लोग 4 खाने करेंगे, 1 2 3 चौथा खाना ये खुद ही है, 1 2 3 ये चौथा खाना, तो इसमें जो -3/4 की स्थिति होगी यहाँ पर जो है वो -3/4 होगा। यानी कि हम इससे क्या समझ में आ रहा है, यानी कि जो पूर्ण संख्या, जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनको भी जो है संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, और वो परिमेय संख्याएं जो हैं पूर्णांकों के मध्य ही होती हैं। जैसे किसी भी परिमेय संख्या को अगर संख्या रेखा पर दर्शाना हो तो हम लोग ये पता लगा सकते हैं हम लोग कि वो संख्या रेखा पर कहाँ स्थित होगी। जैसे मैं कहूँ कि 2/5, तो 2/5 का मतलब ये क्या है, यानी कि जो है ये पहली बात तो 2/5 का मान कितना आएगा, 0.4 आएगा ना। यानी कि ये 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में जो है 5 खाना कर दीजिए, 5 खाने में जो दूसरा वाला खाना होगा वो 2/5 का होगा। जैसे मैं कहूँ कि 5/3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है तो उसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे, देखिए इसको अगर हम लोग जो है बदलेंगे तो ये अगर सही मतलब कि मिश्र भिन्न में हम लोग बदलें तो 3 1 के 3 2 5 ये हो गया। इसको हम लोग सही भिन्न में अगर मिश्र भिन्न में बदले, ये साधारण भिन्न में है, अगर इसको हम लोग मिश्र भिन्न में बदलेंगे इतना कुछ आएगा। अगर इसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाएं तो पहली बात तो ये 1 है, 1 के बाद जो है ये 1 से ज़्यादा है, तो और कितना ज़्यादा है तो यहाँ पे देखिए 3 खाना किया गया है, 3 खाने में जो है दूसरा वाला, यानी कि 1 के बाद जो है इसी में 3 खाना कर दीजिए, 1 खाना 2 खाना 3 खाना। तो अब ये यानी कि ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर कहीं हमारा जो 5/3 है वो स्थित होगा। तो कुछ समझ में आ रहा है, यानी कि जो गिनती की संख्याएं हैं उनको हम लोग प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। अगर उसमें हम 0 को शामिल कर दें तो हमारा वो पूर्ण संख्या हो जाता है, जिसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। तथा अगर ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक और 0 को शामिल कर लें तो वो हमारा पूर्णांक हो जाता है। तथा जो ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं वो सभी क्या हैं, वो सभी परिमेय संख्या हैं। और अगला प्रश्न ये उठता है कि अपरिमेय संख्याएं क्या हैं। मैंने बताया था परिभाषा में कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अब देखिए आइए हम लोग अपरिमेय संख्याओं को जो है संख्या रेखा पर दर्शाने का प्रयास करते हैं। ये तो इतना समझ में आ रहा है ना। जैसे मैं कहूँ कि √2, इसको हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है, क्योंकि जब तक हम लोग ये दर्शा नहीं पाएंगे तब तक जो है हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये जो है वास्तविक संख्या है। तो आइए देखिए, जैसे मैं कहूँ कि ये 1 इकाई है, ठीक। अगर हम लोग जो है 1 इकाई जितना दूरी ये है इतना दूरी अगर हम लोग ऐसे चल दें तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। त्रिकोणमिति में जो है एक कंसेप्ट है,
या यूं कह लीजिए कि एक नियम है। क्या? वो है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पे क्या उपयोग है? अगर जो है संख्या रेखा पर अगर ये एक यूनिट है, अगर हम लोग एक इसी दूरी के बराबर दूरी जो है ऊपर हम लोग चलते हैं तो एक त्रिभुज का फॉर्मेशन होता है। अब ये भी एक इकाई है, ये भी एक इकाई है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? अगर ये इसका कर्ण हो गया तो इसका मान कितना हो जाएगा? √2। यानी कि जो ये दूरी होगी यही हमारी जो है √2 को जो है व्यक्त करेगी। तो मेरे कहने का सिर्फ यहाँ पर इतना मतलब था कि जो मैंने शुरुआत में बताया था कि संख्याएं दो तरह की होती हैं, एक काल्पनिक संख्या, एक वास्तविक संख्या। तो काल्पनिक संख्याएं वो संख्याएं हैं जिन्हें हम लोग जो है संख्या रेखा पर नहीं प्रदर्शित कर सकते, लेकिन वास्तविक संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये देखें कि जो वास्तविक संख्याएं हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक परिमेय, एक अपरिमेय। तो जो अपरिमेय संख्याएं थी उनमें मैंने बताया था कि कर्णीगत राशियां होती हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, 2√2 हो गया। ये सभी क्या हैं? कर्णीगत राशियां हैं। यानी कि यहाँ से जो है कर्णी का रिमूवल संभव ना हो, यानी कि यहाँ से कर्णी को हटाया ना जा सके, तो वो सभी क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ये है। उसके बाद हम लोग जब परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं तो मैंने बताया कि परिमेय संख्याएं जो हैं, परिमेय संख्याओं में धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक जिसको हम लोग जीरो कहते हैं, वो सब शामिल हैं। उसके बाद मैंने ये बताया कि जो गिनती की संख्याएं हैं यानी कि धन पूर्णांक हैं उनको हम लोग प्राकृतिक संख्या के नाम से जानते हैं, और अगर उसमें जीरो को शामिल कर लें तो उसको हम लोग पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। हम लोग इतना जो है संख्याओं के विषय में बस इतना ही था। और उसके पहले मैंने बताया था कि अंक क्या होते हैं, संख्या क्या होती है, ठीक। तो ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। और मैंने ये बताया था कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो पहली बात तो ये कर्णीगत राशियां होती हैं, और जब हम इनको दशमलव में इनका जब मान भी निकालते हैं तो हमको कोई एक निश्चित पैटर्न नहीं मिलता है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए एक दिया था, जैसे मैं कहूँ कि अगर कोई संख्या लिखी, ऐसे कुछ लिखिए 01 001 0001, फिर उसके बाद 401, ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये यहाँ पे जो रेपिटेशन हो रहा है यहाँ पे उसका कोई एक निर्धारित क्रम नहीं है। यहाँ पे देखिए कभी 1 0 बढ़ा, कभी 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, ऐसे बढ़ रहा है। तो ये इस वजह से ये संख्या कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय। और एक बात पूछा जाता है कि अपरिमेय में पाई कैसी संख्या है? तो पाई अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि पाई जो है, पाई का मान जो है √10 होता है, पाई बराबर √10 के, लेकिन इसको जो है 22/7 के समतुल्य माना जाता है। क्योंकि अगर हम लोग अभी जब हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालना हम लोग आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे कि हम लोग कि जब हम √10 का मान जो है भाग विधि से निकालेंगे जितना आता है लगभग 22/7 का मान भी उतना आता है, लेकिन 22/7 ये हमारी परिमेय है जबकि पाई अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि पाई का मान √10 होता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कर्णीगत राशियाँ जितनी भी होती हैं जहाँ से कर्णी रिमूव ना हो सके वो सभी अपरिमेय होती हैं, ठीक। जैसे मैं ये कहूँ कि 0.3333, तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है केवल एक ही संख्या का रिपीटेशन हो रहा है। इस वजह से जो है ये परिमेय हैं, लेकिन ये अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी एक जो है फिक्स टर्म का जो है रिपीटेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर बराबर जो है बढ़ रहा है ना। जैसे मैं ये कहूँ 0.123 123 123, ये परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिपीटेशन हो रहा है वो दिख रहा है, एक निश्चित अंकों का ही रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो रिपीटेशन हो रहा है वो रिपीटेशन नहीं, और रिपीटेशन जो है
यहाँ पर जो है भी वो निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए बढ़ नहीं रहा, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि इसी के पैक में मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ नहीं मिले, इस वजह से ये अपरिमेय है और ये दोनों कैसी हैं, ये दोनों परिमेय हैं। ठीक, अब हम लोग जो है कल की क्लास में परिमेय संख्याओं को हम लोग कैसे जो है परिमेय संख्याओं से हम लोग कैसे परिमेय संख्याओं को हम लोग भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। परिमेय संख्या तो भिन्न होती ही है, परिमेय संख्याओं में ऐसी संख्याएं जो दशमलव में हैं उनको हम लोग दशमलव से कैसे भिन्न में बदलेंगे वो देखेंगे। फिर परिमेय संख्याओं में जो है जैसे शांत हैं और अशांत हैं, 2 तरीके की होती हैं, तो शांत और अशांत का हम लोग जोड़ कैसे करेंगे, घटाव कैसे करेंगे, ये सभी जो है हम लोग कल देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर कल जो बताए हैं इसी टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।